नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पीजी में एमए फाइनल का अपना एक टॉपिक है। जैसे अपन ने भी बंगाल में किस प्रकार अंग्रेज़ों ने बंगाल को अपने अधीनस्थ किस प्रकार किया, उसके कई चरण थे, जिसमें नंबर 1 पे था अपने फलासी का युद्ध। विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पे अपने पास था बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध यानी कि 1764 से लेकर 1772 के मध्य क्या घटनाएं ऐसी हुई जो पूर्णतः बंगाल अंग्रेज़ों के अधीनस्थ यानी कि हाथों में आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे बक्सर के बाद क्या रहा। तो उसमें अपने सबसे पहले आता है गवर्नर क्लाइव का नाम। तो विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टॉपिक टफ है पर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिए। मीर कासिम को गद्दी से हटाकर अंग्रेज़ों ने जुलाई 1763 में ही मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया था, परंतु वह नाम मात्र का ही नवाब था। अंग्रेज़ों ने भी जी भरकर उसे लूटा था। इतना ही नहीं, उन लोगों ने मीर जाफ़र के दीवान राजा नंद कुमार को पदच्युत यानी कि पद से हटाकर बंगाल के प्रशासन पर भी अपनी जकड़ मजबूत कर ली। ऐसा मीर जाफ़र चुपचाप देखता रहा और अपने राजकोष में से धन लुटाता रहा। उसके साथ साथ उसकी प्रजा भी लुटती रही। कुल मिलाकर विद्यार्थियों, ये कहना कहीं भी गलत नहीं है कि बंगाल की अब दयनीय स्थिति शुरू हो गई थी। फरवरी 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के पश्चात उसका दूसरा पुत्र नजूमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसने अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार सुरक्षा, वित्त, सेना एवं बाह्य संबंधों पर अंग्रेज़ों का पूर्ण प्रभुत्व कायम हो चुका था। राजा नंद कुमार पर आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दे दिया गया। कंपनी के कर्मचारी मनमानी करने लगे। चारों तरफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी ही परिस्थितियों में क्लाइव को दूसरी बार गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। उसने अपनी कूटनीति द्वारा बंगाल पर अंग्रेज़ों का स्थायी प्रभुत्व कायम कर दिया। विद्यार्थियों, ये हो गया अपना टॉपिक। बक्सर के पश्चात बंगाल की जो स्थिति थी उसका थोड़ा सा चित्रण करके आपको बताया गया। अब अपना पहला इसी क्रम में पहला टॉपिक है क्लाइव की दूसरी गवर्नरी। फलासी के युद्ध के पश्चात फरवरी 1760 में क्लाइव अस्वस्थ होने के कारण उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। उसके पश्चात यद्यपि अंग्रेज़ों ने बंगाल में सत्ता प्राप्त कर ली थी, उत्तर भारत की राजनीति में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था, परंतु बंगाल की राजनीतिक एवं आंतरिक व्यवस्था असंतोषजनक थी। बंगाल का प्रशासन कमज़ोर होता चला गया। बक्सर के युद्ध के पश्चात पराजित शक्तियों से संबंध निश्चित नहीं किए गए थे। इस अवस्था को दूर करने के लिए कंपनी के संचालकों ने लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर बनाकर भेजा। उसे कलकत्ता के सिलकेट कमेटी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। इस कमेटी के 4 सदस्य थे, मिस्टर साइकस, मिस्टर सुमरेन, मिस्टर बेरेलिस्ट व जनरल कर्नक रखे गए। नई व्यवस्था के अनुसार मई 1765 में क्लाइव अपना पदभार ग्रहण करके कलकत्ता पहुंचा। इसी में विद्यार्थियों दूसरा अपना टॉप पॉइंट है क्लाइव की समस्याएं। जिस समय क्लाइव गवर्नर बनकर आया, उसके सामने अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक समस्याएं थी। उस समय की तत्कालीन व्यवस्था का वर्णन कमेटी के एक सदस्य ने अपने निम्नलिखित शब्दों में इस प्रकार किया है। विद्यार्थियों, उन्होंने एक ऐसी प्रेसिडेंसी देखी जिसमें फूट थी और उसके लोग हटी व कमज़ोर हो चुके थे। सरकार में शक्ति नहीं थी, खजाने में पैसा नहीं था,
कर्मचारी वर्ग में अधीनता, अनुशासनहीनता व सार्वजनिक कर्तव्य की भावना का पूर्णतः अभाव हो चुका था। लाभकारी उद्योग धंधों और अधिकार प्रदत्त व्यापार की सामान्य अवनति के बीच व्यक्तिगत रूप से लोग अपार धन एकत्रित कर रहे थे। इस धन को उन्होंने अपमानित राजकुमार और उसकी असहाय जनता से जो असंतोष, दरिद्रता तथा उत्पीड़न के संयुक्त भार के नीचे करा रही थी, लूट कर जमा किया गया था। इसी क्रम में विद्यार्थियों आगे क्लाइव ने इन सारी समस्याओं से निपटने का निश्चय किया और उसके लिए मजबूत व स्थायी कदम उठाए। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना तीसरा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था। सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में पराजित शक्तियों के साथ संबंध निश्चित करने का फैसला किया। इसके लिए उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम के साथ अलग अलग संधियां की। दोनों ही संधियां इलाहाबाद के संधि के नाम से इतिहास में फेमस हुई। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला है अपना इलाहाबाद की संधि जो अवध के साथ हुई थी। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने इलाहाबाद में सिराजुद्दौला के साथ एक संधि की। संधि की शर्तों के अनुसार अवध के नवाब ने कारा व इलाहाबाद का जिला मुगल सम्राट शाह आलम को देने का वादा किया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने 50 लाख रुपए कंपनी को देना स्वीकार किया। चुनार पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। अवध में कंपनी को बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। गाजीपुर व बनारस की जागीर कंपनी की संरक्षता में बलवंत सिंह व उसके परिवार को पैतृक जागीर के रूप में मिली। अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा का भार भी अपने ऊपर ले लिया, परंतु इसके लिए सेना का खर्च पूर्ण नवाब को देना था। इन सब के बदले अंग्रेजों ने अवध का राज्य नवाब को लौटा दिया। क्लाइव अगर चाहता तो नवाब को पद से हटा भी सकता था, परंतु ऐसा होने पर नवाब के मराठों के संरक्षण में चले जाने का भय था। उसने ऐसा नहीं किया। यह बात कंपनी के हित में नहीं होती। इसीलिए क्लाइव ने नवाब को संधि की जकड़न में जकड़कर अपना मित्र व आश्रित बना लिया। विद्यार्थियों इसी क्रम में अपना अगला टॉपिक है मुगल सम्राट के साथ संधि जो इलाहाबाद की संधि के नाम से ही इतिहास में फेमस हुई। यह संधि अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम के साथ संपन्न हुई। यहाँ भी क्लाइव ने अपनी कूटनीतिज्ञता व विवेक का परिचय दिया। उसने मुगल सम्राट को पद से नहीं हटाया बल्कि अपनी गुलामी की जंजीरों में पूर्णतः जकड़ लिया। संधि के अनुसार शाह आलम को कारा व इलाहाबाद के जिले मिले। इसके बदले 12 अगस्त 1765 के शाही फरमान के अनुसार मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी के हाथों में सौंप दी। इस कार्य के बदले कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। कंपनी को उत्तरी सरकार की मीन्स हैदराबाद का उत्तरी क्षेत्र, विद्यार्थी उत्तरी सरकार का मतलब है हैदराबाद का उत्तरी क्षेत्र की जागीर भी प्राप्त हो गई। शाह आलम परिस्थितिवश बाध्य होकर इलाहाबाद में ही रहने को मजबूर हो गया। इस संधि के द्वारा अवध के नवाब की ही तरह मुगल सम्राट भी अंग्रेजों की दया का पात्र एवं आश्रित बन बैठा था। क्लाइव की यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कहने का मतलब है अवध व मुगल सम्राट सिराजुद्दौला व शाह आलम को अपना गुलाम, अपनी अधीनता की जकड़न में जकड़ भी लिया, अपना आश्रित भी बना लिया और मित्र भी बना रहा। क्योंकि ऐसा नहीं करता तो क्लाइव को विद्यार्थियों ये शक था कि कहीं ना कहीं ये दोनों मराठा शक्ति में जाकर मिल ना जाए। ये वास्तव में विद्यार्थियों ये क्लाइव की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फ्लासी और बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप 1765 ईस्वी तक अंग्रेज मराठों, मैसूर और निजाम के साथ ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। मुगल सम्राट का सूर्य अब अस्त हो चला था। इसी क्रम में विद्यार्थियों इस टॉपिक का अंतिम
बिंदु है बंगाल की व्यवस्था। फरवरी 1765 में मीर कासिम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नजूमुद्दौला गद्दी पर बैठा। कंपनी ने बंगाल की गद्दी उसे इस शर्त के साथ दी थी कि वह निजामत संबंधी कार्य अर्थात सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले, फौजदारी मामले कंपनी के हाथों में सौंप दे। उसके दीवानी संबंधी मामलों को भी एक डिप्टी सूबेदार के हाथों में सौंप दिया गया, जो कंपनी द्वारा बहाल किया गया था। इस प्रकार क्लाइव के आगमन तक बंगाल के प्रशासन पर कंपनी का पूर्ण आधिपत्य हो चुका था। अगस्त 1765 में कंपनी को स्थायी रूप से बंगाल की दीवानी भी मिल गई। इससे कंपनी का कार्यभार बहुत बढ़ गया। क्लाइव चाहता तो बंगाल में नवाब के पद को समाप्त कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इसके बदले उसने बंगाल में एक नई व्यवस्था लागू की, जो बंगाल में द्वैत शासन के नाम से फेमस हुई। विद्यार्थियों, कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी बंगाल पे, वो टॉपिक होगा बंगाल में द्वैत शासन, जिसमें क्लाइव की भूमिका, उसके गुण व दोष। कल हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।